हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टेक स्टडी IAS। मैं देव शर्मा आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स वाला ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, जो कि आपके सभी एक दिन वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जैसे कि IAS, PCS, रेलवे, SSC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट में हम जानेंगे कि उसका अर्थ क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और भारतीय संविधान में इसके संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, अगर हो सकता है तो कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक हैं। अब यहाँ पर यह जानना है कि भौतिक विकास क्या होता है। भौतिक विकास होता है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को भौतिक विकास में रखा जाता है, और नैतिक विकास में आपका आध्यात्मिक और धार्मिक विकास शामिल किए जाते हैं। इन विकासों के लिए आवश्यक है मूल अधिकार, और ये भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। उसे हम संज्ञा देते हैं मूल अधिकार। ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में जानते हैं कि अब हम इसकी ऐतिहासिक संदर्भ में देखते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, और भारतीय संविधान के भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक अधिकारों का घोषणा पत्र होता है। घोषणा पत्र जिसे सबसे पहले इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था, जो नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला एक लिखित पत्र है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है उन्हें सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में शामिल किया था? तो आपका आंसर होगा कि 1789 में फ्रांस का संविधान बना था। उस समय फ्रांस के संविधान ने सबसे पहले अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया था। अब हम जानते हैं कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। मूल अधिकारों की आवश्यकता हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था, उस समय मूल अधिकारों की आवश्यकता थी, और आज के वर्तमान समय में भी मूल अधिकारों की आवश्यकता है। व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि उसे क्या क्या मूल अधिकार उसके हैं और उसे किस प्रकार से अपने मूल अधिकारों को जानना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि जब उस समय संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? हमारा संविधान, भारतीय संविधान, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जब ये लागू किया गया था उस समय संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, और भारत में अधिसंख्य लोग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निरक्षर थे। अब उन्हें यह बताना था कि सभी के पास समान अधिकार हैं, किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान को मूल अधिकारों की आवश्यकता थी। अब हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। संसदीय शासन प्रणाली में ऐसी क्या व्यवस्था थी जिस कारण हमें मूल अधिकारों को शामिल करना पड़ा। संसदीय शासन प्रणाली में मूल अधिकारों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य ये था कि अगर कहीं भविष्य में कोई ऐसी सरकार न बन जाए जो अपना विशेष बहुमत का प्रयोग करके एक ऐसा कानून बना दे जिससे कि नागरिकों के मूल अधिकार छिन जाएं, इसलिए मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में उस समय अधिसंख्य लोग निरक्षर थे। निरक्षर होने के कारण भी उन्हें अपनी राजनीतिक और मूल अधिकारों के बारे में जानकारी थी। उनके मन में इसलिए हमेशा खतरा बना रहता था कि कहीं राज्य उनके मूल अधिकारों का हनन न कर दे, इसलिए मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ी थी। भारत में धार्मिक और नक्सलियावाद काफ़ी ज़्यादा था उस समय। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी कम जनसंख्या के कारण सरकार के निर्माण में प्रायः कमज़ोर सिद्ध होती हैं। इस कारण बहुसंख्यक की तलाश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी मूल अधिकारों की आवश्यकता थी। अब हमें सभी को ये बोध कराना था, या सभी कौन की भारत की जनता को ये बोध कराना था कि जनता, हमारी जो जनता है उसमें किसी के पास कोई भी विशेषाधिकार नहीं है, सभी समान है। इसलिए हमें मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ी थी।
समझ गए कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। मूल अधिकारों की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई और उसी समय हमारे देश में जो लोग रहते थे वो निरक्षर थे ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हें ये बोध कराना था कि भारत में कोई भी नागरिक हो उसको समान अधिकार प्राप्त हैं, किसी के पास कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। इन सभी की जानकारी देने के लिए देश में मूल अधिकारों की आवश्यकता थी। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया। इस प्रकार हमारे मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, उनके बारे में हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार है और क्या है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है, जिसमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे। उनमें से एक मौलिक अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है, जो घटकर आज वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हैं हमारे वर्तमान समय के मूल अधिकार। अब इन्हें याद करने के लिए काफ़ी लोगों को परेशानी होती है कि हम इसे कैसे याद रखें कि हमारे पास मूल अधिकार क्या हैं। इसके लिए हमने एक आसान तरीका आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से। चलिए देखते हैं वो 6 मूल अधिकारों की ट्रिक क्या है। वो 6 मूल अधिकारों की ट्रिक ये है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, यानी कि जितने भी रिसर्च वगैरह की जाती हैं वे संस्कृति के उपचार के लिए की जाती हैं। इतना अपने माइंड में याद रखना। अब समस्त शोध संस्कृति के उपचार, सम से होता है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, आधा सा और ता मिलाकर होता है इस्त का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर आता है सो, यानी कि शोध में सो का मतलब होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धा का मतलब होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अब संस्कृति, समस्त शोध संस्कृति, संस्कृति का मतलब यहाँ पर होगा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। अंतिम में आता है आपका एक पॉइंट आता है उपचार। उपचार का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, जिसके माध्यम से रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए। चलिए अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आप हमारी जो आगे की वीडियो डाली जाती है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चले। अब हम अपना वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम जब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि हमारे जो 14 से 18 अनुच्छेद हैं, तो 14 से पहले 2 अनुच्छेद और बचते हैं, 12 और 13। इनमें क्या दिया गया इनके बारे में हम जानते हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। याद रखना है कि राज्य की परिभाषा किस में दी गई है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं। भारत की संसद शामिल होगी इसमें, संघीय राज्य की विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली राज्य सरकार या राज्य मंडल शामिल होगा, सभी स्थानीय निकाय जैसे कि वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण मतलब ONGC या LIC, सेल आदि। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कहा गया कि राज्य में किसी भी उस निजी निकाय या एजेंसी को जो बेहतर राज्य की संस्था काम कर रही हो, वे अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में होती है। यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के अंदर कोई भी ऐसी निजी संस्था या एजेंसी बेहतर से बेहतर काम कर रही हो और उससे अर्थ की प्राप्ति हो रही है, तो वे राज्य का अर्थ होगा, राज्य में आएगा, ना कि देश में आएगा, राज्य का माना जाएगा। इसलिए राज्य की परिभाषा के बारे में मिलता है। अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत
या उनका अलपकरण या न्यून करने वाली विधियां हैं जो कि निलंबित हैं। अनुच्छेद 13 जिसके अंतर्गत न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना जो अधिकार है, पहला अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समता का अधिकार। समता का अधिकार आर्टिकल 14 to 19, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल 14 के बारे में क्या कहा गया है। आर्टिकल 14 विधियों के समक्ष समता व समान संरक्षण प्रदान करता है। अब उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि विधियों के समक्ष समता कहाँ से हमने ग्रहण किया है, तो हमने किया है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, और विधियों का समान संरक्षण हमने लिया है यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। अब ये दोनों विधियों के समक्ष समता व समान संरक्षण ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, लेकिन इसका अपवाद देखा जाता है कहाँ पर कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनायक, विदेशी शासक, संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी एजेंसियां आदियों के संदर्भ में कुछ अलग से विशेषाधिकार प्राप्त किए गए हैं अन्य नागरिकों के तुलना में। ये इसका अपवाद है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 बोलता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये बातें सिर्फ राज्य के लोगों पर लागू होती हैं, प्राइवेट व्यक्तियों पर लागू नहीं होती हैं। आर्टिकल 15 का एक सब आर्टिकल है 15(2). उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट यानी कि निजी व्यक्तियों को भी आदेश दिया गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी के आधार पर, अब कोई आधार जैसे कि दुकान हुआ, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और मनोरंजन स्थानों में प्रवेश ना दे। और किन आधारों पर नहीं दे? कि धर्म के आधार पर भी नहीं दे कि यार तुम उस धर्म के हो इसलिए हम आपको इस अपने होटल या कोई इस स्थान पर पूजा का स्थल है इसमें हम आपको प्रवेश नहीं देने देंगे। इस आधार पर वह दंडनीय होगा, उसको दंड दिया जाएगा, क्योंकि राज्य का जो आर्टिकल 15 है ये व्यवस्था करता है और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जाति व्यवस्था से उत्पन्न अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को समाप्त करना है। ये इसका मेन उद्देश्य है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। अब लोक नियोजन क्या होता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय में अफसर की क्षमता है, यानी कि इसका एक सब आर्टिकल है 16(1) कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी। कि राज्य के अधीन कोई भी पद हो या कोई वैकेंसी निकलती है या किसी की नियुक्ति की जाती है तो उससे संबंधित सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी। वहीं इसका एक सब आर्टिकल आता है अनुच्छेद 16(2). वे कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति में जन्म स्थान, वंश क्रम, निवास स्थान इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद से संबंध अपात्र नहीं होगा तथा उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी नागरिक है जो केवल उन्होंने बोल दिया कि आप इस धर्म के हो, आप इस जाति के हो, आपका जन्म स्थान वहाँ पर है, तो इन सभी बातों को देखते हुए कि अगर कोई राज्य में वैकेंसी निकलती है, नियोजन होता है एम्प्लॉयमेंट या पद के लिए, पद के समय, तो वह अपात्र नहीं कहलाएगा और उसके साथ कोई विवाद नहीं किया जाएगा। उसको समान अधिकार है, वे फॉर्म भरे, अपनी योग्यता के अनुसार क्या कहते हैं अपने पद को प्राप्त करे, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 का मतलब क्या है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाना। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, और इसमें यही घोषणा की जाती है कि इस किसी भी प्रकार का अस्पृश्यता जैसा कोई भी कार्य करना वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो वो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता शब्द है, उसका निश्चित अर्थ तो ना तो संविधान में दिया गया है और ना ही 1955 के अधिनियम और ना ही 1976 में हुए संशोधन में दिया गया है। 1955 का अधिनियम कौन सा है? अस्पृश्यता अपराध का अधिनियम। इसमें भी इस शब्द का अर्थ नहीं दिया गया है और
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया संशोधित करके, उसमें भी इसका परिभाषा नहीं दी गई है। पर ऐसा मानकर चला जाता है कि अस्पृश्यता का अर्थ सर्वविदित है, सर्वविदित है, यही कि छुआछूत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 देश की संसद को ये अधिकार यानी कि शक्ति देती है कि वे अस्पृश्यता से उपजी मानसिक क्रियाओं को कम करने के लिए विधि बनाकर कानून बना सकती है, जिससे दंड लगे और व्यक्ति डरे, भय लगे और इस कारण वो ऐसा कार्य ना करे। इसलिए तो सबसे पहले अस्पृश्यता अपराध का अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसे संशोधन किया गया 1976 में और इसका नाम बदलकर किया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। उसके बाद अलग से एक स्पेशल अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया गया, जो कि 30 जनवरी 1989 को पूरे देश में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। लेकिन आज वर्तमान समय में ये जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 18 यानी कि आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की घोषणा की जाती है। उपाधि एक ऐसी संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ जाती है और उसे जनसाधारण की तुलना में एक विशिष्ट सिद्ध करती है। इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया, जिससे सभी लोग समान हो। अब इस आर्टिकल के कुछ सब आर्टिकल हैं, जैसे कि 18(1), जिसमें कहा गया है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी यानी कि शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। यानी कि देश के अंदर कोई नागरिक है जिसे उपाधि दी जाती है, तो वो राज्य में सेना, जो व्यक्ति है सेना में कार्य कर रहा है, तो वो अपने आगे नाम के आगे उपाधि लगा सकता है, जोड़ सकता है अपने नाम के साथ में। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई सम्मान मिलता है तो आप अपने नाम के साथ उस उपलब्धि को जोड़ सकते हैं, और इन दोनों के अलावा कोई भी उपाधि आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। 18(2) कहता है कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। सब आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिक की भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति विदेशी देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। 18(3) कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और वे राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद या विश्वास का पद धारण किए हुए हैं, वे किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की सहमति पर ही ऐसी उपाधि धारण कर सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति और भारत का वे नागरिक नहीं है और वे राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद पे या विश्वास का पद धारण किए हुए हैं और किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है, किंतु राष्ट्र की सहमति पर यानी कि देश की सहमति पर उपाधि धारण करेगा, वैसे नहीं कर सकता है। 18(4) कहता है कि भारतीय हो या विदेशी हो, अगर भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धियां, पद आदि ये सभी राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं की जाएंगी। राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है, उसी के बाद आप किसी विदेशी राज्य से लाभ का पद धारण कर सकते हैं, उपहार ले सकते हैं, कोई भेंट ले सकते हैं, उपलब्धियां ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते हैं। तो मेन उद्देश्य क्या किया गया आर्टिकल 18 का, कि उपाधियों का अंत सिर्फ दो क्षेत्र को छोड़कर, सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान को छोड़कर सभी उपाधियों का अंत किया जाता है आर्टिकल 18 के तहत। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के बारे में जानते हैं। उसमें कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में भाषण, अपनी विचार रखने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आर्टिकल 19, जिसे 7 सब आर्टिकल में विभाजित किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में एक घट गया यानी कि हटा दिया गया है, और जिसे आर्टिकल 300A भाग 12 में शामिल किया गया, वे था संपत्ति से संबंधित अधिकार। अब वो कौन सा घटाया गया है? वो घटाया गया है 19(1)(4), ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20, जिसमें कहा गया है राज्य किसी भी व्यक्ति को
मनमानी तरीके से दंडित नहीं करेगा। अब इसका सब आर्टिकल है अनुच्छेद 20(1), जिसमें कहा गया है भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे ने ऐसा कोई भी कृत्य ना किया हो, कृत्य करते समय किसी वर्णित विधि का उल्लंघन ना किया हो। कि आर्टिकल 20(1) में कहा गया है भूतलक्षीय दंडीय विधियों का संरक्षण, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई भी कार्य करते समय किसी भी वर्णित विधि का उल्लंघन ना किया हो। अगर वे उल्लंघन करता है तो वे अपराधी है, अन्यथा नहीं है। अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। दोहरे दंड का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंड नहीं किया जाएगा। इसके संदर्भ में ये संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है कि अपने विरुद्ध गवाही देने में संरक्षण प्रदान करता है। अपने विरुद्ध आप गवाही देने के लिए संरक्षण आपको दिया जाता है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। इसके खिलाफ A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के खिलाफ एक केस आया कोर्ट में 1950 में, जिसमें कहा गया कि जीवन जीने का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित है। लेकिन उसके बाद 1978 में एक केस और आया, वह आया भारत संघ के खिलाफ मेनका गांधी का केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने का अर्थ सिर्फ जीवित रहने तक की नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमाओं को पूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि को भी इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में एक मामला और आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्ति चाहता है तो निर्णय में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर लिया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इच्छा मृत्यु को भी शामिल किया गया। अगर व्यक्ति अपने मन से चाहता है तो आप अपनी इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर सकते हो, वो भी विशेष परिस्थितियों में। अब हम देखते हैं शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21(a), जिसे भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन करके सन 2002 में शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वे उचित समझे। अब हम देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 22 फर्स्ट और 22 सेकेंड, यानी कि अनुच्छेद 22 के 2 सब आर्टिकल हैं फर्स्ट और सेकेंड में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन करने पर उसे कुछ अधिकार प्रदान किए गए, जैसे कि वे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का उसे अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो वे अपने आप को संरक्षण के विरोध से संरक्षण प्राप्त करते हुए पूछ सकता है कि आप किस कारण से हमें गिरफ्तार करने आए हैं। अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लेकिन जो 24 घंटे हैं उसमें अवकाश का दिन शामिल नहीं होगा और यात्रा में लगा हुआ समय भी शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है वे अपने पसंद के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत कराने का भी उसे अधिकार है। यानी कि अगर वह अपने लिए कोई वकील चुनता है जिससे वह अपने केस को कोर्ट में प्रस्तुत कराना चाहता है तो वे अधिकार भी इसे दिया गया है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया आगे भी देखते रहे, एंड तक देखें। लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब तभी कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें जिससे वे भी इस वीडियो को देख सकें और उनके लिए भी ये यूजफुल हो।
चलिए अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण क्या होता है, जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, बच्चों से कार्य करवाया जा रहा है। ये मालिक है, इन लोगों का शोषण हो रहा है। ये देखिए शोषण हो रहा है, जहाँ पढ़ने की उम्र है वहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 जिसके दो सब आर्टिकल हैं 1 और 2। आर्टिकल 23 का सब आर्टिकल 1 जिसमें कहा गया है कि मानव का व्यापार, बेगात बलात्श्रम का प्रतिषेध और इसका कोई उल्लंघन अपराध माना जाएगा और विधि के अनुसार दंड नियम होगा। अनुच्छेद 23(2) कहता है कि राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य तथा अधिरोपित करने की मनाही नहीं है की जा सकती और ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भी कोई विभेद नहीं करेगा। और इसी में संसद द्वारा अनुच्छेद 35 से प्राप्त शक्ति द्वारा मानव द्रव्य व्यापार और बंधुआ मजदूरी के लिए दंड की व्यवस्था के लिए 2 कानून बनाए गए थे। कौन कौन से बनाए गए थे कानून? कि अनैतिक द्रव्य व्यापार निवारण अधिनियम 1956, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, ये इसके खिलाफ कानून बनाए गए थे। अनुच्छेद 35 के तहत संसद को शक्ति दी गई थी, जिस कारण संसद ने 2 कानून बनाए थे 1956 और 1976 में। अब हम देखते हैं आर्टिकल 24, कारखाना आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी कारखाने में, माइंस में कार्य करने के लिए नहीं लगाया जाता। अगर ये कोई लगाता है, कार्य करवाता है बालकों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को, तो वे कानूनी दंडनीय अपराध है। इसी को देखते हुए संसद द्वारा कुछ अधिनियम बनाए गए, जैसे कि कारखाना अधिनियम 1948, बलात्श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 और हाल ही में 2016 में एक अधिनियम बनाया गया, उसका नाम है बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक किया गया है। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता, जिसका सब आर्टिकल है 1 और 2। आर्टिकल 25(1) में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अवैध रूप से मानने के लिए आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। मतलब सभी व्यक्तियों उनको अपने धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है और धर्म को मानने का आचरण है और उसका प्रचार करने का समान अधिकार है। सभी लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25(2) जिसके अंतर्गत 2 युक्त निबंधन बनाए गए। क्या बनाया गया कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया। दूसरा, हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध को शामिल किया जाएगा। आई होप आप सब कुछ समझ रहे होंगे, जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, कि अपनी संपत्ति का कानून के अनुसार आप प्रशासन कर सकते हैं। धर्म के लिए संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। धार्मिक कार्यों या संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। ये सभी स्वतंत्रता प्रदान की जाती हैं आर्टिकल 26 के तहत। अब हम देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संग्रह के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यानी कि आप किसी विशेष अभिवृद्धि के लिए करों में पे यानी कि रुपए देने के बारे में आपको स्वतंत्रता है। आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है को ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जिसका उपयोग आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए किया जाए। लेकिन वहीं अनुच्छेद 27 कर लगाने की मना तो करता है, लेकिन फी लगाने की मना नहीं करता है और राज्य किसी भी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन यदि राज्य विभिन्न धर्मों के समान महत्व देते हुए धन खर्च करता है तो वो
अनुच्छेद 27 का उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। मतलब राज्य निधि से पूर्ण पोषित कोई भी शिक्षा संस्था है तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कोई भी ऐसा धर्म राज्य द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थान है जिसका पूर्णतः राज्य अपनी निधि से खर्च करके चला रहा है या संचालन कर रहा है तो उसमें कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 के तहत कहा गया है। लेकिन कुछ न्यास हैं, विन्यास हैं जिनके आधिपत्य अधीन घटित हुई है, उनके अनुसार उस शिक्षा संस्था में शिक्षा देना आवश्यक है तो वो दे सकते हैं। अनुच्छेद 28 का सब आर्टिकल है 28(3), जिसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने, उपासना करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि वे स्वयं या उसके अवयस्क होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा सहमति ना दी जाए। अब आप सभी के लोगों में एक विचार मन में जरूर आता होगा कि हमने ये पढ़ा कि धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक शिक्षा के बारे में बार बार बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि धार्मिक शिक्षा क्या होती है। धार्मिक शिक्षा क्या है? धार्मिक शिक्षा है कि केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ना धार्मिक शिक्षा नहीं होती। धार्मिक शिक्षा नकारात्मक उद्देश्यों के लिए होती है। जब किसी धर्म विशेष द्वारा धर्म से संबंधित व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य धर्म की गलत व्याख्या करो पढ़ाया जाता है तो वह ये धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। समझे? हमारा अगला अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि भारत में जो भी निवास करने वाला व्यक्ति है उसकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा होगी, लिपि होगी, संस्कृति होगी, तो उसे बनाए रखने का उसके पास अधिकार है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि यानी कि इच्छा के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। कि कोई भी व्यक्ति है देश का, उसे धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों के लिए वो भी अपनी इच्छा से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उनका प्रशासन चलाने का भी उसे अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 का सब आर्टिकल है 30(2), जिसमें कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी भी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग जो शब्द आता है उसकी परिभाषा भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं दी गई है। हमारा अंतिम अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। इन रिटों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो न्यायपालिका से संबंधित होगी उसमें चर्चा करेंगे विस्तार से, जहां आपको लिंक करके समझाया जाएगा। न्यायपालिका से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि इसके पहले हमने 30 आर्टिकल तक पढ़ लिया था, तो 31 में क्या था? 31 यानी कि 31 आर्टिकल में था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर भारतीय संविधान की भाग 12 के अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ना कि आपका मूल अधिकार है। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि प्रतिरक्षा सेना, सुरक्षा बलों, पुलिस, सूचना, दूरसंचार आदि के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के मूल अधिकारों को विधि बनाकर उस सीमा तक सुनिश्चित या समाप्त कर सकती है जिस सीमा तक ऐसा करने का अनुशासन बना रहे
और वे अपने कर्तव्यों को समुचित निर्वाह कर सकें। मतलब संसद को यह अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 33 के तहत कि प्रतिरक्षा यानी कि अपनी सुरक्षा के तहत जो सेना बलों के सुरक्षा बल है यानी कि फोर्स है, पुलिस हुई, सूचना या दूरसंचार आदि इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों को विधि बनाकर उस सीमा तक सुनिश्चित या समाप्त कर सकती है जिस सीमा तक उनमें अनुशासन बना रहे और वे अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह कर सकें। ये संसद को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 34 ये संसद को शक्ति प्रदान करता है कि यदि भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो यानी कि मार्शल लॉ लागू हो तो संसद विधि बनाकर मूल ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को का जो मूल अधिकार है वे पूर्णतः यानी कि पूरे, अंशतः यानी कुछ समय, कुछ या निर्बंधन एकदम समाप्त आरोपित कर सकती है। ये संसद को शक्ति दी गई है जहाँ पर किसी क्षेत्र में भारत के में सेना विधि लागू हो उस क्षेत्र में, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मार्शल लॉ लागू रहता था। चलिए अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकार न्यायोचित बाध्य योग्य, इन अधिकारों का हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। अभी बताया था जो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी की जाती है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय में के द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ शक्ति प्रदान करते हैं। मूल अधिकार सीमित नहीं है, राज्य द्वारा युक्त निर्बंधन के आधार पर इनको सीमित किया जा सकता है, लेकिन सीमित नहीं है। कुछ इस कारणों के तहत परिस्थितियों के अनुसार सीमित किया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय आपात लगा दिया गया हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो, उस समय इनका निर्बंधन किया जा सकता है। लेकिन क्या संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बनता है आपका। और हमने बताया था अभी जब स्टार्टिंग में किया था कि हम जानेंगे क्या हो सकता है या नहीं। इसके बारे में जानते हैं इसके प्रारंभ से लेकर जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब से। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय हमारा देश भी आज़ाद हो गया था। देश आज़ाद होने के बाद सरकार ने जमींदारी उन्मूलन और भूमि पुनर्वितरण जैसे भूमि सुधार लागू करना प्रारंभ कर दिया। कुछ भूमिपतियों ने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपनी याचिका दी और कहा कि हमारे मूल अधिकारों का छीना जाना असंवैधानिक है, जो कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। इसी को उचित ठहराते हुए जो न्यायपालिका थे, हमारा सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट था, उसने कहा कि भारत सरकार ऐसा कार्य नहीं कर सकती है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने सबसे पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 लाया, जिसके अनुसार भारत की अनुसूची 9 जोड़ी गई और कहा कि भूमि से संबंधित कोई भी विवाद हो आप न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, इसको न्याय क्षेत्र से बाहर रखा गया। और अनुच्छेद 31 का और 31 खा में जोड़े गए भूमि सुधार और सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ अन्य विषयों के लिए बनाई गई इस विधि के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी नहीं जा सकती। इसी बात को लेते हुए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ द्वारा 1951 में एक मामला आया और शंकरी प्रसाद ने कहा कि अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य के द्वारा कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती है जो कि संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनती हो या सीमित करती हो। संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार बनाई गई एक कानून है, जिसके द्वारा 13(2) में उल्लेखित कोई भी विधि का उल्लंघन होता है। इस प्रकार प्रथम संविधान संशोधन अवैध है। ये इन्होंने अपना तर्क दिया। किसने दिया? शंकरी प्रसाद ने दिया था। उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद में याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए ये बता दिया कि यदि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तो वे अनुच्छेद 13(2) के अधीन विधि नहीं माना जाएगा। अर्थात सामान्य विधि से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, किंतु अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद एक केस और आता है गोलकनाथ का 1967 में। उसमें कहा जाता है कि उसके बाद एक केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा बदल गई और इस मामले में संविधान के 17वें संशोधन को वैधता पर प्रश्न उठाया गया। संविधान का जो 17वां संविधान संशोधन हुआ उस पर
प्रश्न उठा दिया गया और इस निर्णय में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-5 के बहुमत से ये फैसला किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को ये शक्ति नहीं है कि वे मूल अधिकारों को छीन सके और सीमित कर सके। इसी के आधार पर आगे चलते हुए 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक नया खंड 13(4) जोड़ दिया और उसमें कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होने वाली किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। इसी तरह 25वां संविधान संशोधन लाया गया 1971 में, वे भी पारित किया गया। उसके अंतर्गत कहा गया कि संसद अनुच्छेद 39 ख और अनुच्छेद 39 ग को प्रभावी बनाने के लिए कोई भी कानून बनाती है तो इसे उस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकेगा कि वे अनुच्छेद 14, 19, 31 में दिए गए मूल अधिकारों को उल्लंघन करते हैं। एक केस और आता है इसी संशोधन से संबंधित 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, जिसमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ और इस मामले में 13 न्यायाधीशों ने 7-6 की बहुमत से इस न्यायपीठ का निर्णय दिया और कहा कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध है और संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान के किसी भी भाग अर्थात इससे गोलकनाथ मामले में दिया गया निर्णय पलट दिया गया। और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान का संशोधन करके संविधान के आधारभूत ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे की धारणा को इस निर्णय में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर यह था कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, ना कि नया संविधान बनाने की देता है। आप संशोधन कर सकते हैं, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप अलग से एक संविधान नहीं बना सकते। जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था वही संविधान, आप अलग से इसमें शब्द जोड़ सकते हैं आपको, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 1976 में हुआ 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए, जिनमें कहा गया कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति किस प्रकार पर कोई भी निबंधन नहीं होगा। संसद की ये शक्ति है ना 368 के खंड 4-5 में जोड़कर ये बता दिया गया कि इस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते हो संसद के द्वारा बनाए गए संशोधन पर। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला आया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 व 5 को अवैध घोषित कर दिया। जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा खंड 4 और 5 जोड़े गए थे और कहा गया था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर किसी भी प्रकार का निर्बंधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला आया उच्चतम न्यायालय में, तो अनुच्छेद 368 के खंड 4 एवं 5 को अवैध घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये दोनों खंड संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति देकर न्यायिक पुनर्वालोकन शक्ति को विनाश करते थे, जबकि न्यायिक पुनरीक्षण संविधान के आधार पर बोध लक्षणों में शामिल नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। हमारा ये सेशन था कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार समाप्त हुआ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे जो भी वीडियो डाली जाती हैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चले और आप वीडियो को देख सकें। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते तो हमारे फेसबुक चैनल पर हमें फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9893850531। आप इसके माध्यम से हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के टेलीग्राम पर क्विज सेशन चलाया जा रहा है डेली, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उसके माध्यम से भी हमें फॉलो कर सकते हो और आपसे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करके जरूर जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।